हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में वो उनको ग्रेव में डाल रहे होते हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स का रो रो का बुरा हाल था। तभी वहाँ पर यांग म्यूंग भी आता है जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोता है। दूसरी तरफ मिस्टर बोक्योंग को क्राउन प्रिंसेस वाले महल में जाने के लिए कहता है। एंड जब बोक्योंग को वो उनकी डेथ के बारे में पता चलता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, जिसके बाद अपने घर पे जाके वो उसका ब्रेसलेट देखने लगती है जो कि उसने क्राउन प्रिंस के लिए बनाया था। एंड फिर उसे अपने पापा की बातें याद आती हैं कि अगर उसे क्राउन प्रिंस चाहिए तो वो उनके ऊपर कोई दया न दिखाए और ये याद रखे कि जो उसका था वो उसे छीनने वाली थी। अब इन बातों को याद करके जो बोक्योंग के मन में थोड़ी बहुत ही दया वाली फीलिंग थी वो भी चली जाती है। प्रिंस वो उनकी बातों को याद कर रहा होता है कि कुछ भी उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, आप खुद को ब्लेम मत करना, सब गलती मेरी होगी। तभी वहाँ पे यांग म्यूंग आ जाता है जिससे प्रिंस पूछता है कि वहाँ पे सब कुछ कैसा रहा और टीचर यू की तबीयत कैसी है। बट यांग म्यूंग काफी गुस्से में कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इसे पूछने का कोई हक नहीं रहा है, तुमने ऐसे किया ही क्या है। जब वो उनको महल से बाहर निकाला जा रहा था, जब वो डेथ के इतने पास थी, तब तुमने क्या किया। प्रिंस कहता है कि आप प्लीज चुप हो जाइए। बट यांग म्यूंग कहता है कि तुमने सब कुछ तो मेरे मुझसे ले लिया था, चीफ स्कॉलर जो कि मेरे पापा जैसे थे, और यूं को भी तुमने अपने टीचर बना लिया जो कि मेरे भाई जैसा था। एंड यहाँ पे यांग म्यूंग प्रिंस को ये भी बता देता है कि वो उनसे प्यार करता था। 제 것이 되면 안 되는 것이었습니까? 형님, 제겐 단 하나였습니다. एंड प्रिंस को ये बोल के चला जाता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, मैं होता तो कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करता। वहाँ से निकलते टाइम यामी यही सोच रहा होता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो मेरी होगी। एंड प्रिंस ये सोच रहा होता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं उसे जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। रानी तो अगर नोक्योंग के काम से काफी ज्यादा खुश थी इसलिए उनकी पोजीशन बढ़ाने की बात कहती है। बट नोक्योंग कहते हैं कि अभी उसे इस काम से थोड़ा रेस्ट चाहिए जिसके लिए वो कहीं जाना चाहती है। रानी तो अगर कहती है कि तुम जल्दी तो आ जाओगी ना। एंड नोक्योंग कहते हैं कि मैं जरूर जल्दी ही आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वो की कवर को खोल रहा था। एंड नोक्योंग उसे जल्दी खोलने के लिए कहती है इससे पहले कि दवाई का असर खत्म ना हो जाए। एंड जब वो आदमी अपना वार करता है तो वो एकदम से उठ जाती है, लेकिन अपने आप को एफसी जहाँ पर देखकर काफी घबरा जाती है। वो उनको उस जगह पे काफी घुटन हो रही थी। एंड तभी नोक्योंग को पता चलता है कि उनके पीछे कोई है। वो उनका दम घुट रहा होता है और नोक्योंग देखती है कि उनके सामने सेओल खड़ी होती है जो कि अपने उस ऑनर से भाग के वो उनकी ग्रेव पर उसे देखने के लिए आई थी। वो बेहोश हो जाती है जिसपे उसे शुरू से लेके अब तक के सारे मोमेंट्स एक के बाद एक याद आती हैं। एंड इसके काफी टाइम बाद वो होश में आ जाती है जहाँ पे वो अपने सामने जान शील को देखती है। ये वही शमन बच्ची है जिसे कि स्टार्टिंग में यांग म्यूंग ने बचाया था। ये बच्ची एकदम से नोक्योंग को बुलाने के लिए जाती है और सेओल वून को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। बट जिस तरीके से वून इन दोनों को देख रही थी उससे हमें साफ पता चलता है कि वून अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। नोक्योंग वून को कहती है कि तुम एक शमन हो जो कि गॉड से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स कलेक्ट कर रही थी। एंड तभी तुम बेहोश हो गई जिसके बाद तुम्हें अब होश आया है। वून नोक्योंग से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि आखिर वे कौन है और कहाँ पर हैं। बट नोक्योंग कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड वून ये सोच लेती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अबेंडन कर दिया होगा जब उन्हें पता चला होगा कि वो उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं। वून ये सोच के काफी ज्यादा सैड होती है। बट नोक्योंग उसे कहती है कि गॉड ने तुम्हारी मेमोरी रेज इसलिए की है कि तुम पास की कोई भी बात याद ना रख सको। दूसरी तरफ मिस्टर काफी खुश होते हैं और प्रिंस उनसे नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कोई सैड या कुछ भी दुख ना हो। बट वो उन पर चुपके से नजर रखे हुए थे। वू के डैड को वहाँ पे वो दिखाई देते इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट वो तो उनकी सिर्फ एक याद थी। ह्योयोम और चीफ स्कॉलर को अपनी अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है। बट ह्योयोन के पापा फिर भी उससे कहते हैं कि तुम्हें क्राउन प्रिंस का साथ देना है। वो की मोम को उसकी मौत का इतना ज्यादा सदमा लगा था कि वो किसी भी लड़की को पकड़ के उसे वून समझ के उसे खाना खिलाने लगती थी, जिसपे वू के डैड उसे बहुत समझाते हैं और उसे बहुत ज्यादा रोना आता है। नोक्योंग इन सभी को लेकर किसी दूसरे गांव में जा रही थी। बट वून काफी ज्यादा सैड होती है कि जिस फैमिली ने उसे अबेंडन किया होगा वो यहीं पर ही रहती होंगी और अब यहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे और वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगी कि वो आखिर थे कौन। बट नोक्योंग उनको जल्दी से बोट में बैठने के लिए कहती है इससे पहले ही कोई वहाँ पे आके उन्हें देख ले। जो आदमी ने यहाँ पे लेके आया था वो नोक्योंग से पूछता है कि वो आखिर वापस कब लौटेगी। बट नोक्योंग कहती है कि वो यहाँ पे कभी नहीं लौटेगी। ये आदमी नोक्योंग को केयरफुल रहने के लिए कहता है। बट ये तो उसे भी मालूम था कि जब तक वून नोक्योंग के साथ है उसकी परेशानी तो जा ही नहीं सकती। इसके बाद सब बोट में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। बट वून तो उस आदमी को बाय ही किए जा रही थी, जिसपे सियोली उसे रोकती है कि मिस आप ऐसा मत कीजिए। वून सियोल को काफी अजीब से तरीके से देखती है, फिर पूछती है कि तुम मुझे मिस क्यों कहती हो। अब उसे क्या पता था कि वो सियोल की ओनर है इसलिए वो उसे मिस कहती है। अब इस पे सियोल तो कुछ नहीं कहती बट वो शमन बच्ची कहती है कि क्योंकि तुम मून हो, क्योंकि आखिर वो भी शमन थी जो कि स्पिरिचुअल पावर्स रखती थी आरी और नोक्योंग की तरह। वो कहती है कि मैं मून क्यों हूँ। इस पे नोक्योंग कहते हैं कि तुम्हें गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारी पावर्स के साथ, इसलिए हम सब तुम्हें मिस कहते हैं। इस पे वून भी कहती है कि हाँ हाँ जैसे कि आपने कहा मैं एक शमन हूँ।
एंड तभी नोक्योंग अपने उस विजन के बारे में सोचती है जहाँ पे आरी के स्कार्फ में पहले वाले वर्ड जब इरेज हो गए थे तो वहाँ पे एक नया वर्ड लिखा गया था जो था शमन। एंड वो देखते है कि इसे रोने लगती है क्योंकि उसे पहले वाला टाइम याद आ रहा था और वो की हालत भी। बट अब वो को क्या पता कि वो क्यों रो रही है, इसलिए उसे चुप करने लगती है। एंड नोक्योंग सोचती है कि अब वो चीफ शमन की पोजीशन पे लौटे या ना लौटे, या फिर वो शमन के तौर पे अपनी लाइफ कंटिन्यू करे या ना करे, ये सब कुछ वो की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ बोक्योंग की प्रिंस के साथ शादी होने लगती है जहाँ पर उसकी मोम उसे समझाती है कि तुम ये मत समझना कि ये पोजीशन किसी और की थी जिसे तुमने रिप्लेस कर लिया है, तुम ये सोचना कि ये पोजीशन हमेशा से तुम्हारी ही थी। एंड बोक्योंग भी उसकी बात काफी अच्छे से समझती है। प्रिंस भी अपनी शादी के लिए जा रहा होता है लेकिन वो घूर घूर कर मिनिस्टर को ही देख रहा होता है। एंड प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसने मुंह की मौत देखी थी, बट रानी दोवागर ने उसे लालच दे रखा है कि इसके बाद ही हुई उनकी उससे शादी हो सकती है। प्रिंस जब शादी के लिए जाता है तो वहाँ पे बारिश आ जाती है एंड वून ने प्रिंस को बताया था कि वून का मीनिंग हल्की हल्की बारिश भी होता है, जिसमें प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है बारिश को देखकर। एंड दूसरी तरफ यांगम्यूंग भी इस बारिश में खड़ा होकर वून के साथ अपने मोमेंट्स को याद करता है। बोक्योंग शादी के लिए आ जाती है लेकिन प्रिंस तो उस हल्की हल्की बारिश को ही देखे जा रहा था एंड बारिश को देखकर काफी खुश था। बोक्योंग भी ये सब नोटिस कर रही होती है एंड ऐसे ही कहानी 8 साल आगे पहुंच जाती है जहाँ पे प्रिंस बड़े हो चुके हैं एंड उनको अनुज उनका बहुत सारे काम बता रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। एंड प्रिंस कहता है 말이 너무 많아. एंड अब प्रिंस नहीं राजा बन चुके थे जो कि इसके बाद गोल्फ खेलते हैं और बाकी मिनिस्टर ने देख रहे होते हैं। एंड उनमें से एक मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर का चमचा था वो राजा को बहुत मस्का लगा रहा होता है एंड मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर से काफी चिढ़ रहा होता है कि वो इतना क्यों बोल रहा है। प्रिंस को अचानक से ही कभी भी दर्द होने लगता था सीने में और ऐसा ही उन्हें अभी भी होता है, बट होता है बस 1-2 सेकंड को। प्रिंस की बॉल हॉल में नहीं जा पाती इसलिए वो इस मिनिस्टर को खेलने के लिए कहते हैं, जिनकी बॉल हॉल में जाने के बाद प्रिंस उनके टैलेंट का राज पूछते हैं। मिनिस्टर काफी खुश होकर कहता है कि बात ये है कि मेरे वाला हॉल इन सभी हॉल से काफी ज्यादा बड़ा है साइज में। प्रिंस कहते हैं कि फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे पैलेस का सबसे बड़ा हॉल कहाँ पे है। मिनिस्टर कहते हैं कि ये मुझे कैसे पता होगा, जिसमें प्रिंस उन्हें दिखाने के लिए जाते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे वो एक बॉक्स खोलने लगते हैं। मिनिस्टर भी काफी घबरा जाता है एंड प्रिंस उस बॉक्स को खोल के उसमें से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगते हैं जिसमें इस मिनिस्टर के सारे कच्चे चिट्ठियां मौजूद थे, जो भी इसने सारी प्रजा के साथ धोखाधड़ी करके पैसे इकट्ठे किए हुए थे, ऐसा सब कुछ। प्रिंस सबसे पूछता है कि मुझे इस सब की रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, जिसपे एक मिनिस्टर कहता है कि हम आपको बस देने वाले, थोड़ा सा लेट हो गए। प्रिंस कहता है कि ये सब कुछ 1 महीने पहले की लिस्ट है एंड प्रिंस उन सबको बहुत ज्यादा डांट सुना के वहाँ से चले जाते हैं एंड मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर को इन पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सभी मिनिस्टर बस यही बोल रहे होते हैं कि जब ये छोटे थे बस तभी सही थे, तभी ये रानी दोवागर और अपने पापा के अंडर में तो थे। इनमें से एक को राजा की हेल्थ की काफी ज्यादा चिंता थी, बट दूसरा कहता है कि हमें तो लगता है कि राजा रानी से दूर रहने के लिए बीमारी को बहाना करते हैं। जब भी उन्हें अपनी वाइफ को साथ आने के लिए कहा जाता है तो उनके सीने में दर्द होने लगता है एंड इसकी वजह से वो महल को छोड़कर कहीं दूर जाते भी नहीं है, जिससे कि उनकी पीठ पीछे हम कुछ अपने फायदे का काम भी कर सके और उनके पीछे फ्री में लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाकर कंस्ट्रक्शन का काम कर सके। इसमें मिनिस्टर को एक आइडिया आता है और वो रानी दोवागर के पास जाके उन्हें कहते हैं कि राजा कब तक अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से रानी से दूर रहेंगे, ऐसे तो हमें कोई वारिस ही नहीं मिलेगा और अगर यांगम्यूंग की शादी होगी उसका बच्चा पहले हो गया तो फिर वो ही वारिस बन जाएगा। इसलिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए राजा को कहीं घूमने जाना चाहिए और अगर राजा इतना ही दूर रहना चाहते हैं रानी से तो हमें कोई कॉन्क्यूबाइन ढूंढ लेनी चाहिए उनके लिए, शायद उससे ही हमें राजा का वारिस मिल जाए। बट इस कॉन्क्यूबाइन वाले वारिस से तो रानी को पहले से ही दिक्कत थी, इसलिए तो उन्हें पहले ही राजा के भाई को मरवा दिया था और यांगम्यूंग से भी वो इसीलिए चिढ़ा करती थी। इस पे रानी दोवागर प्रिंस को बुलाती है यानी कि राजा को, बट रास्ते में उन्हें बोक्योंग मिल जाती है जो कि उनसे काफी प्यार से बात करती है, बट राजा उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं एंड बोक्योंग को काफी बुरा लगता है। रानी दोवागर प्रिंस को कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहती हैं जिनसे उनकी हेल्थ अच्छी हो और फिर वो एक वारिस दे पाए, बट प्रिंस कहीं जाने से साफ मना कर देता है। फिर बोक्योंग कहती है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इन्हें असिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बोक्योंग काफी चिकनी चुपड़ी हुई बातें कर रही होती है और राजा को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। रानी दोवागर कहती है कि तुम हमें एक हायर नहीं दे रहे हो और ये हर राजा की ड्यूटी होती है जो कि तुम निभा नहीं रहे हो। प्रिंस कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर भी तो बहुत सारी ड्यूटीज को छोड़ूंगा जो कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर रानी दोवागर को काफी गुस्सा आता है और वो अपना अन्न जल त्याग देती हैं जब तक राजा उनकी बात नहीं मानेंगे, जिसपे बोक्योंग काफी ड्रामा करके दिखाती है। इसके बाद राजा की मोम भी उससे इसी बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं कि बाहर बोक्योंग रानी दोवागर के लिए धरना देकर बैठ जाती हैं कि इस समय मेरी गलती, आप क्यों खाना छोड़ रही हैं, आप खाना खा लीजिए वरना मैं यहीं पर ही बैठी रहूंगी। राजा भी सब देख रहा होता है, बड़े प्यार से आके उसे कहता है कि आप उठ जाइए, नीचे फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है। बोक्योंग कहती है कि जब तक रानी दोवागर अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगी मैं यहीं पर ही बैठी रहूंगी। राजा कहता है कि रानी दोवागर खाना खाने के लिए मान जाएगी क्योंकि मैं पहले से बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए उनकी वजह से,
इसलिए तुम खड़ी हो जाओ। इसके बाद बोक्यूंग खड़ी हो जाती है और जानबूझकर राजा के ऊपर गिरती है। राजा कहते हैं कि महल के अंदर तो तुम मेरी दादी रानी दुआगर का यूज करती हो और बाहर से मिस्टर इन्फीरियर को। तुम्हारी साइड तो बहुत ज्यादा मजबूत है, पर शायद तुम वो बात भूल गई जो मैंने तुम्हें पहले भी कही है। चलो मैं फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम और तुम्हारी फैमिली हर चीज गेन कर सकते हैं, बस छोड़ के मेरी फीलिंग्स को, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। राजा ये बोलकर वहां से चले जाते हैं एंड बोक्यूंग बड़े गुस्से में कहती है कि ये अब तक उसे नहीं भूल पाया है, जबकि वो मर भी गई है। बट कोई बात नहीं, क्वीन क्वार्टर की मालकिन मैं हूँ, ना कि वो। इसके बाद प्रिंसेस उनसे बात करने के लिए आती है, जिसपे बोक्यूंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उससे काफी अच्छे से बात कर रही होती है। प्रिंसेस अपने हस्बैंड के पास जाती है जो कि ह्यो यूम होता है, एंड वो सो रहा होता है, जिसके पास जाके प्रिंसेस काफी रोमांटिक बातें करने लगती हैं। एंड उनकी मेड बाहर देखती है कि ह्यो यूम तो बाहर खड़ा हुआ है एंड अंदर उनकी जगह पे यांग म्यूंग सोया होता है, जो कि अपनी बहन को काफी चिढ़ाता है जो कुछ भी अभी उसने बोला था। एंड प्रिंसेस वहां से चिढ़ के चली जाती है। तभी ह्यो यूम आके यांग म्यूंग से पूछता है कि वो अपनी बहन के साथ हमेशा ही ऐसा क्यों करता है, उसे हमेशा चिढ़ाता रहता है। यांग म्यूंग को इस बात से काफी परेशानी थी कि उनका दोस्त ह्यो यूम, जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड था, वो अब सिर्फ प्रिंसेस का हस्बैंड बन के रह गया है और उसका सारा टैलेंट वेस्ट हो गया है। बट ह्यो यूम कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जब मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से निकाला जा रहा था तो वो प्रिंसेस ही थी जिन्होंने मुझसे शादी की और जिनकी वजह से मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। यांग म्यूंग जब उसके घर से बाहर जा रहा होता है तो वो उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ पे वोन खड़ी होकर हमेशा चांद को देखा करती थी और दूर से यांग म्यूंग उसे छुप के देखा करता था। एंड यांग म्यूंग की यादों में अब भी वोन सिर्फ 13 ही साल की थी, जो कि हमेशा उसकी यादों में आकर उसे प्रिंस से मिलने को कहती थी और उसके पास जाने को कहती थी, क्योंकि प्रिंस महल में अकेला था, उसकी साइड पे अब कोई नहीं था। बट यांग म्यूंग कहता है कि उसकी साइड में वो है, यानी कि किमजे, जिसे वो बुलाते हैं, जो कि प्रिंस का रॉयल बॉडीगार्ड है। वून कहती है कि आप उसे प्रोटेक्ट करना और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे यांग म्यूंग को कुछ लोग देख लेते हैं जो कि उसके पीछे भागने लगते हैं एंड यांग म्यूंग भी भागने लगता है। वो एक जगह पे छुप जाता है जहाँ पे सारे आदमी आगे चले जाते हैं, जिसके बाद यांग म्यूंग कहता है कि वून अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना, देखो मैं प्रिंस को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। राजा को रात को वो की बातें याद आती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम ना करे, और यांग म्यूंग की भी कि उसमें उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद प्रिंस एकदम से उठ जाता है और उसे ये सपना डेली डेली आया करता था। राजा अपने गार्ड के साथ यानी कि किमजे के साथ हिडन मून बिल्डिंग पे आता है, जहाँ पे प्रिंस कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने मून को छुपाया हुआ है और जब भी मेरा मन करता है मैं यहाँ पे आकर उसे देख लेता हूँ। नोक्योंग अपनी पूजा कर रही होती है, तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फिर से कुछ अजीब लगता है। तभी जानशील आके नोक्योंग को उससे भी बड़े फ्यूचर बताने वाले का लेटर देती है, जिसमें लिखा था कि यूनिवर्स का फ्लो चेंज हो गया है एंड अब टाइम आ गया है, इसलिए तुम मुझे 3 दिन के अंदर मिलो। इसमें नोक्योंग काफी घबरा जाती है एंड चल पड़ती है उस लेटर वाले आदमी से मिलने के लिए, जहाँ पे उसके साथ जानशील होती है, सेओल भी होती है एक लड़के के रूप में, और वो को उसने छुपाया होता है, जिसे वो अपनी बोट के आने पे कहती है कि अब तुम वापस चली जाओ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।